देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रीप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जैसा कि सैटरडे के शो में हम करते हैं कि पूरे हफ्ते का रीकैप करेंगे, उसके साथ साथ जो टुडे हैपनिंग्स हैं, कमिंग वीक की जो एंटिसिपेशन है उन पे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो मेन बात होगी पाकिस्तान हॉकी पर, क्योंकि पिछले हफ्ते में पाकिस्तान हॉकी को एक और बहुत बड़ा झटका लगा जब पाकिस्तान आइंदा साल होने वाले वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। 4 मरतबा का चैंपियन है पाकिस्तान। बात करेंगे, कल हमने सलाउद्दीन साहब से तो बात की थी, लेकिन आज जिन शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो पाकिस्तान के साबिक हॉकी प्लेयर हैं, इंग्लैंड में बहुत अरसे से कोचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अब दुनिया कहाँ स्टैंड करती है पाकिस्तान हॉकी में, हम कहाँ मौजूद हैं। इसी तरह हम पाकिस्तान क्रिकेट में बात करेंगे, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़, क्योंकि सियासी हालात आपको पता है कि जो एक लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च की बात की गई थी, फिलहाल चूँकि अब 6 दिन का उसमें जब ऐलान किया गया तो उसके बाद कुछ सियासी मामला थमे हैं, तो क्रिकेट की सरगर्मी भी फ़ौरन से बहाल हो गई हैं। पाकिस्तान टीम का कैंप शुरू हो रहा है 1 जून से, और सीरीज़ का अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज वेन्यू अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन जो मुझे पता है वो यही है कि कराची और लाहौर में चूँकि इस वक्त तमाम चीज़ें जो है वो पिचेस के हवाले से काम चल रहा है, तो फिर मुमकिन तौर पर रावलपिंडी चूँकि इस्लामाबाद के करीब है, वहाँ मुमकिन तौर पर सियासी मामला फिर जो है वो आगे कल के कशीदा हो सकते हैं, या मामला कुछ ऐसे हो जाएं तो फिर बैकअप ऑप्शन मुल्तान मौजूद है। इसी हवाले से पूरी पुरान में बात करेंगे, और एक बड़े स्पेशल गेस्ट भी हैं, उनको बुलाएंगे जो रिसेंटली पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देकर आए हैं। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं रीप्ले हेडलाइन। तो हेडलाइन आपने देखी है, मेरे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंग्लैंड से पाकिस्तान के साबिक हॉकी प्लेयर अदनान जाकिर, जो कि इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं, वहाँ पर कोचिंग असाइनमेंट कर रहे हैं क्लब के साथ। पहले शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। रज़ा, जो आज अपडेट आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जाने से 1 जून से जो है वो कैंप का आगाज़ होगा, और जो काउंटी खेलने वाले प्लेयर में रिजवान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने की, अनफॉर्चुनेटली अब उनको वापस आना पड़ेगा। सो वेन्यू के हवाले से बात तो नहीं की, तो क्या लगता है कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मौजूद है जो ऑफिशियली कन्वे नहीं हुई अब तक, जिसका इंतजार किया जा रहा है, वो गो के मुल्तान ही बैकअप ऑप्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, पहली प्रायोरिटी तो यही है पीसीबी के किसी तरीके से रावलपिंडी में मैचेस करवाए जाएं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ से जो प्लान भेजा गया था वहाँ पे उनकी यही बात हुई थी कि हम रावलपिंडी में मैचेस कराए जाएंगे। तो पहली पीसीबी की कोशिश है किसी तरीके से वहाँ पे वहाँ पे मैचेस करवा लिए जाएं। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया था कि कुछ सियासी हालात वहाँ पे कशीदा हो सकते हैं, दोबारा वहाँ पे लॉन्ग मार्च की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो फिर मुल्तान में मैचेस होंगे, जिसके लिए पीसीबी ने मुल्तान वहाँ जो मैनेजमेंट है उनको तैयारियाँ करने का बोल दिया है। होटल भी वहाँ पे जितने उसकी बुकिंग के लिए भी कह दिया गया है कि वहाँ पे तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। इन केस अगर मैचेस नहीं हो पाते तो मुल्तान में बिल्कुल रेडी मिले सब कुछ। बिल्कुल, और जैसे आज पीसीबी ने अनाउंस किया कैंप, तो ये कंफर्मेशन भी है कि ये सीरीज़ पूरी तरह ऑन है। अदनान जाकिर के पास चलते हैं। अदनान, पूरे वीक को हम रिकैप करते हैं अपने सैटरडे के शो में, और यकीनी तौर पर बड़ा दिल उदास है हॉकी लवर्स का कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। 4 मरतबा के हम चैंपियन हैं, दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, और एक पूरा अमल अदनान रुक जाता है। वो जो एक मीडिया हाइप होती है, फैंस अट्रैक्शन होती है, प्लेयर्स के अंदर अपनी मोटिवेशन रहती है, वर्ल्ड कप खेलने की तैयारियां, अब हमें नए सिरे से कोई ना कोई जो है ना वो एक चीज़ जनरेट करनी पड़ेगी जो हॉकी को दोबारा से जो है वो खबरों में ला सके। ये बड़ा अरसे बाद हुआ था कि यूरोप के बाद एशिया कप आ गया था, हमने मैचेस भी बुरे नहीं खेले, टू बी ऑनेस्ट हमारी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री थी इस इवेंट के लिहाज से, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। जी बिल्कुल गफ्फार भाई, ये बड़ी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी सारे फैंस के लिए और स्पेशली पाकिस्तान हॉकी के लिए कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदम लेके ऊपर आ रहे थे, दोबारा जो है वो वर्ल्ड कप के बाहर थोड़ी से मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे, स्पॉन्सर्स नहीं होंगे, फिर वो हमारी जो एक पॉलिटिक्स है, दूसरा ग्रुप बैठा होता है, फिर वो स्टार्ट हो जाता है, उसमें अपने बंदे लाने होते हैं, ये सब चीज़ें दोबारा शुरू हो जाएंगी। मसला देखें, ओलंपिक्स चला गया, वर्ल्ड कप चला गया, हम हर दफ़ा यही सारी बातें करते रहते हैं, जो मेन कॉजेज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं होता, और हमारी फेडरेशन भी ब्लैकमेल होती रहती है दूसरे ग्रुप से, तीसरे ग्रुप से, और हमारे प्लेयर्स बेचारे देखें, उनकी जॉब भी नहीं है और वो बगैर विदाउट सैलरी खेल रहे हैं, और उनको कोई अलाउंसेस भी नहीं मिल रहे हैं, जिनको डेली अलाउंसेस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन देती है। और इस सूरत हाल के अंदर वो जैसा भी खेले, आई थिंक दे प्लेड रियली वेल, बट अगेन हम लोग 18वें नंबर पे, हमें ये बात माननी चाहिए कि भाई हम 18वें नंबर पे, और अब इसी तरह की सोचें, ये ना सोचें कि आप जाके सारी चीज़ें जीत जाएंगे या कुछ दोबारा ट्रैक पे ले आएंगे। हम 18वें नंबर पे, उस हिसाब से परफॉर्मेंस तो ठीक है। बिल्कुल, और ना लेकिन दिल ज़्यादा इस बात पर खफा है बतौर हॉकी लवर या एक पाकिस्तानी फ़ैन की हैसियत से कि हमें पता था कि इस मैच की कितनी अहमियत है। हम 2-0 डाउन थे, हमने बराबर किया, 3-2 पे जब डाउन थे हमने गोल करके
मैच को बराबर कर लिया था, लेकिन फिर हमसे खुद ब्लंडर हुए। ठीक है, अब ये बात कहना आसान है, कही जा रही है कि शायद अंपायर्स के पास रेफरल सिस्टम के हवाले से टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इस बात के एविडेंसेस मौजूद हैं। खुद मुझे मालूम है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी ये कन्वे किया गया कि अनफॉर्चुनेटली ये मिस्टेक हुई थी कि 12 प्लेयर मौजूद थे। इतने अहम मैच में इतनी संगीन गलती, कौन जिम्मेदार है इसका अदनान? पर भाई ये आज तक कभी गली मोहल्ले के टूर्नामेंट्स में नहीं हुआ, कभी अंडर 12 के टूर्नामेंट्स में नहीं हुआ, और ये बड़ा एम्बेरसिंग है। अब हम इसको कवर तो कर लेंगे कि जी एम्पायर की गलती है, एम्पायर का क्या होता है, उसमें कोई रोल ही नहीं है, वो तो टीडी होता है और आपका जो मैनेजर है वो बच्चा भेजता है। ये कैसे हो गया, इसकी तो इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। और देखें, जब भी अनप्रोफेशनल लोग काम करते हैं तो उनसे छोटी मोटी उनकी तरफ से मिस्टेक होती है जो कि बहुत बड़ी हो जाती है, और ये बहुत सीरियस है। बट अगेन यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है नहीं पाकिस्तान हॉकी के अंदर। अभी आप देखें कि कुछ भी नहीं होना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। और अभी देखें जूनियर टीम बन रही है हमारी, सो उसमें सारे वही चेहरे दोबारा रिपीट हो रहे हैं, और कैंप अनाउंस हो रहे हैं, ट्रायल हंट हो रहा है पूरी दुनिया में। इस वक्त इंग्लैंड में हमारे 2 टूर हो चुके हैं, और अभी 8 नेशन खेलने के लिए जुलाई के अंदर टीम जा रही है, और उनके पूरा प्रोसेस तैयार हुआ है। हम लोग जो है वो समझ में नहीं आता कब समझेंगे चीज़ों को, कब जो है हकीकत को तस्लीम करेंगे और कब सच बोलेंगे। आप अभी फेडरेशन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आप थोड़े से देर बाहर जाएंगे सब कुछ बुरा हो जाएगा। कोई सिस्टम बनाने को तैयार ही नहीं है, कोई सच बोलने को तैयार ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट भी है, चले आप फंड नहीं दे रहे हैं, चले अकाउंटेबल तो करें ना किसी को। अगर आप फंड नहीं दे रहे हैं तो फिर ये सब चीज़ें कैसे चलेंगी? हम लोग 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, एक लीग नहीं करा सके। इतने इनकॉम्पिटेंसी का हाल है कि हम एक नेशनल चैंपियनशिप नहीं करा सकते। लोग बात करते हैं लीग कराएंगे। अभी चलें देखें वो जो PSL जिन्होंने करवाई थी उनके हाथ में तो आया है, पर देखें आगे देखें क्या होता है, अल्लाह मालिक है। ठीक है रज़ा, जैसे अदनान ने बात की कि ओलंपिक्स के पहले ग्रुप बने हुए थे, मुझे याद है कि कितनी मुखालफत होती थी। इस बात सिवाय रशीदुल हसन साहब का जो एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने हॉकी फेडरेशन से इस्तीफे का मुतालबा किया, कोई बहुत बड़े बयान सामने नहीं आए। क्या लोग हॉकी को वाकई इतना भूल गए हैं? क्या साबिक ओलंपियन भी अब ठंडे पड़ गए हैं? किसी ने कोई ज़्यादा बात नहीं की? क्या बहुत सारे लोग तो खैर फेडरेशन के अंदर मौजूद हैं, एंड आई रिस्पेक्ट देम बिकॉज ऑफ देयर पास्ट परफॉर्मेंसेज, पास्ट में जो लॉरेंस लेकर आए हैं, मेहनत कर रहे हैं। बट इतनी बड़ी जो मतलब मैं तो इसको पाकिस्तान हॉकी के लिए सानिया ही कहूँगा कि आप 4 मरतबा के चैंपियन हैं, चाहे जो भी वजह बनी इसकी वर्ल्ड कप से बाहर होने की, इट्स स्टिल अ मैसिव न्यूज़। देखिए आप तो चूँकि हर वक्त डेस्क पे मौजूद होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, कोई बहुत बड़ा आउटकम नहीं है इसका, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखें अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती से कहना पड़ेगा, कौमी खेल है हमारा हॉकी, लेकिन उसके साथ कौमी खेल वाला सलूक नहीं होता। मीडिया कवरेज के हवाले से भी मैं बात करूँगा। देखें कोई इवेंट आता है तो हॉकी को इतनी कवरेज मिलती है, वरना हॉकी अब माजी के जो ग्लोरीज हैं सिर्फ उन्हीं पर डिस्कस होती है। लेकिन इस एशिया कप को तो अच्छी खासी कवरेज मिली है, बल्कि बहुत सारा मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है, लेकिन वजह ये भी क्रिकेट नहीं हो रही, तो पूरा फोकस ही हॉकी पर है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था, कोई इवेंट होता है तो कवरेज मिलती है, और उसकी एक वजह यह भी है कि हॉकी टीम की परफॉर्मेंसेस ऐसी नहीं है। एक और वजह यह भी है कि हॉकी टीम को मैचेस ही नहीं मिलते। हॉकी कितने महीनों बाद ये इवेंट हो रहा है, आखिरी मरतबा हॉकी ने कब खेला था टीम ने, यही वजह है कि हॉकी टीम को वो मैचेस नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से जब वो इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनको इतनी फास्ट हॉकी मिलती है तो उनको प्रैक्टिस ही नहीं होती है उस हॉकी की। पाकिस्तान को मेरे ख्याल से लीग्स में इतना क्रिकेट की हमारे सामने इतनी अच्छी मिसाल है, लीग का फॉर्मेट हमारे सामने है, लीग से अरेंज करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए भी स्पॉन्सर को अट्रैक्ट करना बहुत बड़ा सवालिया निशान है मेरे ख्याल से। चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आए नान और रज़ा से मज़ीद बात करेंगे कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि नुकसान तो हो चुका, और उसके साथ साथ कोशिश करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब को भी टेलीफोन लाइन पे लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान हॉकी की बात करें, अदनान ज़ाकिर पाकिस्तान के साबिक हॉकी इंटरनेशनल प्लेयर जो कि इस वक्त इंग्लैंड में कोचिंग कर रहे हैं। अदनान, बहुत अच्छी तरह आपको अंदाज़ा हो गया होगा गो कि पाकिस्तान ने बहुत कहते हैं ना हाई क्लास हॉकी खेली है, हम बहुत बड़े चैंपियन रहे हैं, हमने बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं, लेकिन अब जो हॉकी जहाँ स्टैंड करती है, जिस तरह खेली जाती है साइंटिफिक तरीके से, कोचिंग से, फिटनेस पर, इसके अलावा आपके जो मैनेजर्स की प्लानिंग्स होती हैं, आपको लगता है कि हम कभी अब रिवाइव कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इतना तवील अरसा हो गया अदनान कि हम 94 में आखिरी वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद अब ये नौबत आ गई कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हम इस खुशफहमी से निकल आए कि अब ये हॉकी टीम कभी बेहतर होगी, या कोई चांस है?
नहीं देखें जी, मैं बिल्कुल सही बात करूँगा। शायद किसी कुछ लोगों को ये बुरी लगे या आप भूल जाएँ कि आप जो है दोबारा आ सकते हैं इतने ईज़ी रास्ते के ज़रिए, इसी सिस्टम के ज़रिए। इट्स इम्पॉसिबल। ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, 20 साल हो गए हैं, अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। देखिए अदनान, दिन ब कतई दिन कलाम, ये सिस्टम में आपके साबिक हॉकी ओलंपियंस मौजूद हैं। आसिफ बाजवा खुद 2 मरतबा सेक्रेटरी हैं, राना मुजाहिद साहब थे। इससे पहले अगर आप बात करें तो तमाम ही की ओहदों पे सारे ओलंपियंस मौजूद हैं, सिवाय अब जब खालिद सज्जाद खोखर साहब जो है वो हॉकी फेडरेशन के सदर हैं। तो वो फिर क्या हल है? क्या इंटरनेशनल कोच तो हम ले आए हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी इंटरनेशनल ले आए, करें तो क्या करें? आप तो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी समझते हैं, वहाँ चीज़ों को देख रहे हैं। मुझे तो सबसे बड़ी कमजोरी एडमिनिस्ट्रेशन की दिखाई देती है। ये सारा ऑफिस से ही होता है। देखें, हम लोगों को नहीं मालूम कि हमारी जो इंग्लैंड हॉकी का प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है। इसी तरह हॉलैंड का किसी को, मगर हमारे यहाँ जो है वो प्लेयर्स के नाम नहीं मालूम होंगे आपको, सेक्रेटरी के और इन सब के नाम मालूम होंगे, क्योंकि वो लोग हर वक्त लाइमलाइट में रहते हैं, उनको पावर्स चाहिए। हमारे यहाँ पावर फ्रीकिंग है लोग कि हमें पावर चाहिए, उसके लिए पॉलिटिक्स होती है हमारे सिस्टम में, वोटिंग सिस्टम है कि जो ज़्यादा वोट लेगा वो प्रेसिडेंट बनेगा, पावर उसके हाथ में, फिर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से लड़ता रहता है। नीचे की सारा वो जो है ये पूरा मैस है, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ले आए एक मैन को, ही इज़ अ गुड गाय, वो उसके पास एबिलिटी भी है, कर भी सकता है, बट वो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो आपकी सिलेक्शन कमेटी खड़ी हो जाती है कभी। जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारी डेवलपमेंट का है, ग्रास रूट का। हमारे यहाँ जो हॉकी है वो सिर्फ पंजाब तक महदूद रह गई है। देखिए बलूचिस्तान से अभी आप टीम देखें हमारी, वो सिर्फ पूरी पंजाब से टीम बनती है क्योंकि वहीं पे हॉकी हो रही है। हॉकी और कहाँ हो रही है? कहीं नहीं हो रही कराची, है। अदनान आपका ताल्लुक भी कराची से है, यहाँ से समीउल्लाह, हसन सरदार, फरद खान, इसी तरह अगर हम बात करें हनीफ खान, वसीम फिरोज, कितने बड़े बड़े नाम यहाँ से निकले हुए हैं। आप ठीक है, वो कराची हॉकी एसोसिएशन, हैदर वगैरह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों कराची से प्लेयर नहीं प्रोड्यूस हो रहे ज़्यादा? देखिए, इतने सारे नाम आपने सारे गिनवा दिए, आप ये बताएँ कि ग्राउंड पे सिवाय हनीफ खान के और कौन होता है? कोई भी नहीं होता है। बाकी सारे पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व ही रहते हैं, या उनको कोचिंग चाहिए होती है नेशनल टीम की। कोई भी छोटा-मोटा ओहदा मिलता है, वो फ़ौरन से आ जाते हैं। ये इस्लाह भाई से बात करें, हो लग रहा है इस्लाह भाई जो है आहिस्ता-आहिस्ता फेडरेशन की तरफ दोबारा जा रहे हैं। तो वो आप देखिए ना कि हम लोग सिंसियर ही नहीं है, सच बोलने को तैयार ही नहीं है, कभी बुरे हो जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं। इसमें कराची की हॉकी कहाँ से ऊपर आएगी? आप किसी को काम करने नहीं देते। कराची छोड़ें, आप इवन पंजाब में जाएँ तो वहाँ इतना इश्यूज़ है, गोजरा, फैसलाबाद, लाहौर, इतना मैस है। इसलिए इस सिस्टम को आपको करना पड़ेगा ख़त्म। आपको चाहिए आप फ़ॉलो करें इंडियंस को। ठीक है, बात बुरी है मगर इंडियंस ने जो प्रूव किया है कि वो एडमिन पूरा उन्होंने अपना चेंज कर दिया, ऑफ़िस, वो सारे प्रोफ़ेशनल्स लाए। हमारे प्रोफ़ेशनल्स क्या है? हमारा हालांकि अदनान, हॉकी लीग वहाँ भी कुछ सालों से हो नहीं रही है, लेकिन सिस्टम बन गया है। देखिए, वो बत्रा को लेकर आया, वो बिज़नेस माइंडेड है, ठीक है? वो बिज़नेस की अप्रोच है। वो उसने पैसा इतना लेकर आया है कि उससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। उसने ऑस्ट्रेलियंस को लगा दिया जो ऑस्ट्रेलियन हॉकी के अंदर काम करते हैं, उनको पता है कि कोचिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है और कोचिंग की डेवलपमेंट क्या है। हमारे यहाँ कोच ही नहीं है। हम लोग बहस कर रहे होते हैं कोच किसको लगाना है, हमारे यहाँ कोचिंग की कोई सर, ताहिर क्वालिफ़िकेशन जमान नहीं एक हमारे मास्टर कोच हैं, कमर इब्राहिम, खुद आसिफ बाजवा ने कोचिंग की हुई है, लेकिन कोई भी ताहिर जमान से मैं कल बात भी कर रहा था, वो इत्तेफाक से इंडोनेशिया में मौजूद हैं और वहाँ के कोचेज़ को सिखा रहे हैं। बट मेरी उनसे बात ही बोलते हैं, भाई कोई बुलाएगा तो हम आएंगे ना। देखिए, वो फिर एक अलग वही पॉलिटिकल एंगल आ जाता है वहाँ पे उनका कि अगर आप इसको ले आएँगे तो फिर ये अपने लोग ले आएगा। मतलब आप देखें अज़लान शाह से बाहर हो गए हैं, वो भी अज़लान शाह हम जो मतलब एशिया का टूर्नामेंट है उसमें हमें इनवाइट नहीं किया जाता। क्यों? कि हम लोग इतने एरोगेंसी दिखाई हमने उनके अगेंस्ट के अपने कोचेज़ हमारे वहाँ जाते थे सीखने-वीखने, वो भी सब बंद हो गया है। तो वो ठीक इस है। फेडरेशन से कुछ नहीं होना। आप चाहे ब्रिगेडियर साहब खोखर साहब को लाएँ, किसी जर्नल को ले आएँ, कुछ भी नहीं होगा। आपको हॉकी बोर्ड लाना पड़ेगा जिसमें सारे प्रोफेशनल्स होंगे, वो अलग गवर्निंग बॉडी अपने तरीके से काम करेगी। उसमें इन्वॉल्वमेंट किसी की नहीं होनी चाहिए कि उसमें गवर्नमेंट भी अपनी अपॉइंटमेंट कर देती है और फिर आप जब आ जाते हैं अपने यार दोस्त जो हैं वो आप लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखें दुनिया कहाँ जा रही है, हम लोग सिर्फ जी। इंडिया को देखें वहाँ पे किस तरह कोचेज़ को डेवलप करना शुरू किया उन लोगों ने। उनके यहाँ ग्रास रूट के ऊपर लेवल 3 कोचेज़ जो है वो डेवलप हो रहे हैं। हमारे कहाँ कहाँ है? कोई नहीं। जो ग्रास रूट पे काम करते हो तो कोई नज़र ही नहीं आता। बिल्कुल, चूँकि 20 साल का वक्फा है, तो उसमें लगता है कि जो हमारे सीनियर प्लेयर थे वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे लगता है माज़रत के साथ, लेकिन उनकी वो जो एज फैक्टर है वो इस तरह के आपको यंग कोचेस चाहिए, लेकिन हमने ऐसी कोई चीज़ डेवलप नहीं की। लेकिन इंडिया को देखें, 15 गोल का उनको डिफरेंस था, 16 करके दिखाया। उनकी बी टीम है। नाउ दैट शोज द माइंडसेट। उनको एडवांटेज था, आखिरी मैच उनका था, बट स्टिल ये जानते हुए कि आपको 15 ही गोल करने से इतना आसान नहीं होते, बट ये फ़र्क पता चलता है कि वो नंबर 4 क्यों है और हम नंबर 18 क्यों हैं। एग्जैक्टली देखें, माइंड सेट की बात है ना, उनको जिस स्ट्रक्चर के तहत आ रहे हैं, जो उनके जिस तरीके से उनकी डेवलपमेंट हो रही है, वो उनको मेंटली प्रिपेयर किया गया कि भाई हर तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। उनको ये सिचुएशन रिक्वायर्ड थी, उन्होंने उस तरीके से परफॉर्म करके दिया। बहुत अच्छी इन्होंने बात बोल दी है कि आपके पड़ोसी मुल्क के सामने वो मॉडल है, उसको आप कॉपी कर लें और आपके देखें क्या कॉपी कर लें, शायद उसी से फ़र्क पड़ जाए पाकिस्तान की हॉकी में। ठीक है, कॉपी पेस्ट भी करना शायद मुझे लगता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन
के लिए मुश्किल होता जा रहा है, जो कि मॉडल तो शायद बहुत पहले से मौजूद है। खुद पाकिस्तान के अंदर प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन हम या तो उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद हॉकी की बात करते हैं। रिप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान हॉकी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। रज़ा, ओमान के खिलाफ तो 5-2 से हमने कामयाबी हासिल कर ली। अब क्या सिनेरियो है जो अब हमें 5वीं छठी पोजीशन का मैच खेलना है, चूँकि कल रज़ा बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक होकर बात कर रहे थे और मैं इनका मजाक भी उड़ा रहा था, लेकिन मैं मजाक इसलिए उड़ा रहा था कि इनके ख्याल में अगर किसी वजह से भी कोई टीम जो क्वालिफाई कर चुकी है डिसक्वालीफाई हो जाए, जो कि मुझे नहीं पता रहा था क्या उसकी मतलब सोच रहे हैं, तो फिर ही पाकिस्तान का चांस बनता है। लेकिन रज़ा, इस टूर्नामेंट में भी हमारी क्या स्टैंडिंग पोजीशन बन रही है? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात कर, ये मैं एक FIS की वेबसाइट पे एक सिनेरियो लिखा हुआ था कि जो टीमें क्वालिफाई कर गई हैं उसके अलावा अगर कोई जो टीम रह जाती है उसकी आगे क्वालिफिकेशन का क्या चांसेस है। तो उसका क्वालिफिकेशन का यही चांसेस था, जो टीमें क्वालिफाई कर गई हैं किसी भी वजह से अगर वो डिसक्वालीफाई होती हैं या वो मुल्क शिरकत से इनकार करते हैं, तो फिर एशिया जो इस टूर्नामेंट की जो 5वें नंबर की टीम होगी तो उसको कंसिडर किया जाएगा। तो उस सूरत हाल में मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान को अभी माना कि बाहर हो गई है, तो एटलीस्ट 5वें नंबर पे आने की उसको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान 5वीं पोजीशन के मैच के लिए ज़रूर क्वालिफाई कर लिया। अब कल मैच होगा, बांग्लादेश का मैच है आई थिंक, और किसी एक टीम से मैच है उनका। वो मैच की जो फातेह टीम होगी वो पाकिस्तान से भी 5वीं पोजीशन के लिए मैच खेलेगी। तो उसके लिए पाकिस्तान को मेरे ख्याल से 5वीं पोजीशन तो पाकिस्तान हासिल कर लेगा, इतना कैपेबल ज़रूर है पाकिस्तान। ठीक है अदनान, अगर हम बात करें तो सिगफ्रेड एक्मैन जापान को मेडल जितवा चुके हैं। पाकिस्तान की टीम ने उनके अंडर कुछ थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट शुरू की थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं, आप पूरा सिस्टम, खिलाड़ियों का मोरल भी डाउन है। आई एम श्योर, मेरी बात हुई थी कुछ लोगों से, कुछ कोचेस से भी, तो वो ऑब्वियसली वो भी ये चाहते थे कि हम क्वालिफाई करें। कोई इसलिए तो नहीं चाहता कि ना क्वालिफाई करें, वो अलग बात है कि हम मिस्टेक्स करें और फिर वो आपके बाहर होने की वजह बन जाए। बट आपको लगता है कि सिगफ्रेड एक्मैन की अंडर कोचिंग में हम फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ कर सकते हैं? जो आपकी सिलेक्शन हुई है, क्या उसके अंदर मज़ीद नौजवान खिलाड़ियों को आना चाहिए? क्योंकि रज़ा ने जैसे निशानदेही की, प्रॉब्लम यह है कि कोविड की वजह से और कुछ हमारी अब मुल्क में हॉकी नहीं होती। हाँ, ये भी पॉइंट मैं ज़रूर कहूँगा अदनान कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंतहाई मुश्किल हालात में पहले 1 मैच कराया PSL का, फिर 4 कराए, फिर 8 कराए, करते करते आज वो यहाँ पहुँचे कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से विजिट करके गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तय कर लिया कि पाकिस्तान में हॉकी नहीं होनी नहीं है, तो हमने कुछ करना भी नहीं है। जी बिल्कुल, हमने जो है बहुत टाइम वेस्ट किया है कोविड वाले में। जो ड्यूरेशन था, देखिए पूरी दुनिया में कोविड था, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं था, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर यही सब चीज़ें चल रही थी, मगर हमने उसको वेस्ट किया। ख्वाजा भाई जो है किसी SMC कोच को लिया है, वो हमने उस पर बहुत शोर मचाया कि क्या मतलब ये टाइम था जहाँ आप जो है वो कुछ कर सकते थे, वहाँ भी कुछ नहीं। और जो देखिए मेन इशू जो है ना वो हमारे डेवलपमेंट का है। जैसे अभी रज़ा भाई बात कर रहे थे कि वो हमारे मेंटल हेल्थ पे कोई काम ही नहीं करता। जो मेंटल फिटनेस होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए हमारे सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो कितना स्ट्रेस में है। और दूसरा क्लैरिटी का फुकदान होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपका प्रोसेस नहीं है। जब प्रोसेस नहीं होता तो आपकी इस तरह की परफॉर्मेंस होती है। अब जो एक्मैन आया है वो कितना काम कर लेगा, वो डेवलपमेंट में तो काम नहीं कर सकता, वो भी एक इंसान है, कितनी जगह फोकस करेगा। जो हमारे यहाँ नीचे प्रोडक्शन हो रही है वो ठीक नहीं है, उसमें डेवलपमेंट, हम कोचेज ही कोई नहीं, हमारा टेक्निकल कोचिंग का कोई ध्यान ही नहीं है, कोई टैक्टिकल बातें कोई करता नहीं है। अब देखिए ना, इंडिया जो है सब 1-1 है सब जापान से, वो टैक्टिकली वेरी क्लियर है, उनके पास क्लियरिटी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए हमारा जो भी रिसेंट टूर्नामेंट हुआ है, तो टेक्निकल बात करूंगा, हमारे यहाँ जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है। तो वो आपको अभी मैच में जब मैच देखें तो उसमें कितनी सारी सेंटरिंग हो रही है, अटैक, हमारा जो 3rd क्वार्टर होता है उसमें हम लोग फोर्स करते हैं, चांस लेते हैं, वही 80s के ज़माने का क्रश पास खेलो, शायद कहीं से लगकर आ जाए। और अगर आप जब वर्ल्ड हॉकी को देखते हैं तो उसके अंदर आपको ना ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। जैसे प्रो लीग के 2-3 मैचेस हो रहे हैं और लाइव आ रहे हैं, आप उनको देखें और अपने हमारे हॉकी को देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये चीज़ें जब तक आप फेडरेशन का है ना, ये फेडरेशन को नीचे चाहिए कि एक ये कोई अगर नहीं चेंज कर सकता ज़्यादा तो एक डायरेक्टर लाएँ, परफॉर्मेंस डायरेक्टर लाएँ और डायरेक्टर ऑफ कोचिंग लेकर आएँ। ये 2 पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपके से डायरेक्टली जो है वो आपके प्रोसेस में हेल्प करेंगी आपको। इस तरह नहीं होगा कि आप कभी अकेडमीज़ का अनाउंस करते हैं तो कभी कोचेस का अनाउंस कर देते हैं, फिर वो सिस्टम बंद हो जाता है। और मेन प्रॉब्लम जो है वक्त की कमी है मेरे ख्याल में। द ओनली लाइफलाइन वी हैव राइट नाउ इज टू समहाउ वी हैव टू स्टार्ट द हॉकी लीग, क्योंकि इस पर सलमान सरवर बद काम कर रहे हैं, हारिस उनके साथ काम कर रहे हैं, कोयटा ग्रेडियस उनका ताल्लुक रहा है। तो आई एम वेरी होपफुल कि वो लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने से पहले क्रिकेट लीग भी करा ली थी। और अभी भी मैं देख रहा था कि हारिस स्पेशली जो है वो ग्राउंड पे मौजूद थे, वो जूनियर प्लेयर्स के साथ भी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। नाउ दिस इज़ आई थिंक द ओनली लाइफलाइन वी हैव। मेरे ख्याल में हमें
अब तो कुछ अचीव करना नहीं है अगले 7 साल में। 2027 में जब वर्ल्ड कप होगा तब देखेंगे 2025 तक हम कहाँ स्टैंड करते हैं ना। और द ओनली थिंग वी कैन डू कि हम अपने ग्रास रूट लेवल पर काम करके लीग को खड़ी कर गवर्नमेंट से पैसा लेके, देखिए हमारे कॉर्पोरेट इदारे आ जाते हैं, आपकी 6 टीमें इस पर चल रही हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में, और उनके पास करोड़ों के स्पॉन्सर आ जाते हैं, करोड़ों नहीं तो लाखों के तो मिलेंगे ना। प्लेयर्स को इतना फ़ायदा तो अदनान होना चाहिए कि 50,000 का उसका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है, 50,000 तो आजकल एक आम आदमी की तनख्वाह नहीं है, उसका गुजारा नहीं होता। तो खिलाड़ी क्या करेगा? दिस इज आई थिंक परफेक्ट टाइम टू फोकस ऑन योर ओन हॉकी डोमेस्टिक सेटअप, इसको खड़ा कर लें आगे के लिए, वरना ये भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, डोमेस्टिक पे जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बेल्जियम की मिसाल लें, उसने सारा डोमेस्टिक पहले अपना बनाया है 5-10 साल, उसमें सारा इन्वेस्ट उधर किया। नोवेयर दे इमर्ज द हॉकी सुपर पावर। बिल्कुल बिल्कुल, देखें आज वो कहाँ खड़े हैं, इंडिया को देखें वो कहाँ था और कहाँ आ गया, वो अपनी डेवलपमेंट में कितना काम करते हैं। हमें डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा और ये लीग जो है कैन बी हेल्पफुल। आई डोंट थिंक सो इट कैन बी हेल्पफुल कि आपके पास सिस्टम नहीं, आप लड़के तो ले लेंगे मगर आप उनको बनाएंगे कैसे? आपके पास वो लोग ही नहीं जो उनको प्रिपेयर करेंगे। टैलेंट तो हमारे पास अभी भी है, आप लीग में लाएंगे टैलेंट आ जाएगा, यू कैन सी, बट आप उनको डेवलप कैसे करेंगे? देखें लाहौर कलंदर का एक अपना अलग सिस्टम है, हमारे यहाँ थोड़ी ऐसा सिस्टम। अब लाहौर कलंदर कराची हॉकी एसोसिएशन को स्पॉन्सर करने को तैयार है मगर पीएचएफ को करने को तैयार नहीं है। हमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि आप पहले ट्रस्ट कैसे विन करेंगे कॉर्पोरेट मार्केट का, उसके बाद फिर हमें चाहिए फिर प्रोफेशनल्स काम के लिए, इस काम के प्रोफेशनल्स चाहिए, अदरवाइज तो आप लीग करवा लें और फिर अगली बात फिर कोई और कराएगा, इट नेवर गोना एंडिंग। तो रज़ा नेक्स्ट हॉकी क्विकली वाइंड अप करते हैं। कॉमनवेल्थ, एग्जैक्टली कॉमनवेल्थ, उससे पहले मेरे ख्याल से प्रो हॉकी लीग भी होनी है, उसमें के लिए भी पाकिस्तान ने शायद जाना है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने एकमैन का ही वो पढ़ रहा था, उन्होंने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान का नेक्स्ट टारगेट वो है, उसमें हम कोशिश करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस दें। लेकिन अब जैसा अदनान भाई ने भी बोला, आपने भी बोला कि अब खोने के लिए तो कुछ नहीं बचा, तो अब ज़ीरो से शुरू करें, हो सकता है कुछ बेहतरी हो जाए और आगे चल के पाकिस्तान की जो माइनस में मौजूद हैं, पहले तो जीरो तक आना पड़ेगा, फिर जीरो से ज़्यादा शुरुआत करेंगे। हालात इतने हॉकी के ख़राब हैं। लेकिन आपका और अदनान का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश एशिया कप के दौरान भी और अब भी कि हॉकी पर हम बात ज़रूर करें, और बात करेंगे तो शायद इसका कोई हल भी निकल आएगा। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक में वापस आकर एक आपको हीरो से मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ रहिएगा। पुराम रिप्ले में खुशामदेद और एक बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव स्टोरी के साथ जो है आज हम वीक का और इस प्रोग्राम का भी इख्तिताम करेंगे। जनाब एक हमारे बड़े सुपरस्टार हैं, उनका नाम है सईद आफरीदी साहब, और पुलिस की नौकरी छोड़कर इन्होंने थाई बॉक्सिंग के अंदर जो है वो कदम जमाए और अब थाईलैंड में भी जो है वो 57 किलोग्राम वेट में बेल्ट जीत कर आ रहे हैं। ये खेल है क्या? इसमें कैसे पुलिस में होते हुए इनका रुझान हुआ? सईद आफरीदी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया सईद, प्रोग्राम में खुशामदेद। पहले बताइएगा सईद, पुलिस की नौकरी छोड़कर इस गेम में आना क्या पहले से शौक था? ड्यूरिंग ट्रेनिंग हुआ? आप एसएसयू कमांडो थे? कैसा ये सफ़र आपका? जी वालेकुम सलाम जी, मैं पुलिस से पहले भी ये गेम खेल रहा था। पुलिस में आने से पहले तकरीबन मैं तो बचपन से तकरीबन 7-8 साल उम्र के एज से मैं मार्शल आर्ट्स के फील्ड में था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें काफ़ी मतलब मार्शल आर्ट में और भी मतलब अस्करी फ़न कहते हैं मार्शल आर्ट्स में, और भी मतलब जैसे बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, इस तरह की और चीज़ें में MMA हो गई, तो मैं मुआय थाई की तरफ गया। इसमें मैं फ़र्स्ट मेरा जो टूर था वो 2011 में हुआ। फिर 2011 में मुझे पता चला, मतलब जब मैं थाईलैंड गया वहाँ मुझे पता चला कि थाई बॉक्सिंग असल तो यहाँ खेली जाती है। तो मैंने उसके फिर ये किया कि मैंने कहा कि इसके मैंने सीखना है। मतलब पाकिस्तान में और कोई ये खेलता नहीं है थाई बॉक्सिंग, आपको पता भी होगा यहाँ पे पाकिस्तान में इतना कोई नहीं है, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे या कोई इतना बड़े लेवल पे। तो मैंने ये कहा कि इंशाल्लाह इसको मैंने पाकिस्तान के लेवल पे से मतलब वर्ल्ड लेवल पे खेलना है। तो 2012 में फिर मैं गया, उसमें मैंने 2011 में भी ट्रेनिंग की, 12 में भी, फिर इसके बाद 2013 में पुलिस में अपॉइंटमेंट हुआ SSU में। तो SSU में 7 साल मेरी सर्विस है वहाँ भी। इस दौरान भी मैंने काफ़ी एजाज़ात हासिल किए। 2016 में मैंने इंडिया अमेरिका को नॉकआउट किया, 2017 में भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था, इंडोनेशिया को नॉकआउट किया 2018 में भी। फिर सर प्रोफेशनल का मतलब प्रोफेशनल फाइटिंग मुझे मिलना शुरू हो गई। तो 2017 मेरी फर्स्ट प्रोफेशनल फाइट थी थाई के अगेंस्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो विन की। फिर इसके बाद 18 में मेरी फ़ाइट भी थी, लेकिन उसमें पॉइंट की बिना पे लूज़ हो गए थे एक पॉइंट से। फिर 19 में मेरी इंडिया के साथ थी, वो किक बॉक्सिंग की थी। इंडिया को मैं नॉकआउट किया था और न्यूजीलैंड को भी नॉकआउट किया था और पुर्तगाल को भी। तो ये सिलसिला चलता रहा
और 2022 में अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइटल भी पाकिस्तान के लिए जीत लिया। चूँकि वीकेंड है, थोड़ा सा मेरे ज़हन में एक कहते हैं ना एक सवाल आ रहा है। मैंने कहा कभी आप चूँकि इतना अर्सा पुलिस में रहे, ऐसे जो कमांडो रहे, कभी ये खेल कभी किसी मुजरिम पे या किसी मुकाबले में आजमाने का मौका मिला? कभी आपको दिल किया हो कि आज ये खेल ही आजमा देता हूँ, तो कभी ऐसा भी हुआ? नहीं, मैं तो स्पोर्ट्स से, मेरा स्पोर्ट्स फील्ड में था। हाँ, कभी ऐसी सिचुएशन आती थी जहाँ पे मतलब हमारी नीड होती, ज़रूरत थी, तो बिल्कुल वहाँ जाते थे। ऑपरेशन की इस तरह कोई मतलब सीक्रेट कोई ऑपरेशन है, कोई ऐसी चीज़ होती थी, वहाँ जाते थे हम। क्योंकि मैं स्वाट कमांडो भी किया अमेरिकन, और एंटी टेररिज्म भी किया मैंने, तो काफ़ी कोर्सेज किए। तो इससे रिलेटेड कोई भी ऐसे मतलब कोई भी होता तो हमें जाते थे वहाँ। चलिए, एक चीज़ हमें ज़रूर बताएगा सही, मेरी भी मालूमात में इजाफा होगा। ये जो खेल है थाई बॉक्सिंग और इसका जो सारा प्रोसेस है, हम इसको भी आपकी सारी फुटेजेस भी चल रही हैं, थोड़ा इसके रूल्स के बारे में बता दीजिएगा। ये बॉक्सिंग भी है बट डिफरेंट किस्म की है, इसको क्यों कहा जाता है थाई बॉक्सिंग, और कुछ इसके रूल्स जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी ज़रा मालूमात में इजाफा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये थाई बॉक्सिंग क्योंकि थाईलैंड की ट्रेडिशनल गेम है, थाईलैंड में खेली जाती है, पूरी दुनिया वहाँ के सीखती है, और इसके अभी MMA फाइटर भी वहाँ की ट्रेनिंग करते हैं। इसमें ये डिफरेंस है कि बॉक्सिंग जो है वो सिर्फ पंच उसमें होते हैं, इसमें मतलब ये स्ट्रीट फाइट की तरह, इसमें एल्बो, नी, क्लिंच करके गिराना, और मतलब इसमें समझे कि स्ट्रीट फाइट की तरह ये, और इसमें एल्बो का ज़्यादा इस्तेमाल है, नी का ज़्यादा है, पंच वगैरह। किक बॉक्सिंग से ये एडवांस है, किक बॉक्सिंग में किक और पंच आते हैं, इसमें जो है ना नी और एल्बो और क्लिंच करके गिराते भी हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने पास बेल्ट भी मौजूद है। ये अभी रिसेंटली आपने 57 kg में बेल्ट जीता, कुछ इस बेल्ट के बारे में बताएं, थोड़ा हमें दिखा भी दें, और कुछ एप्रिसिएशन हुई इस बेल्ट को जीतने के बाद सईद आपकी? जी बिल्कुल, ये WMO का वर्ल्ड टाइटल है, और इसमें जो है ना काफ़ी मतलब मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की इस बेल्ट के, और ये आप देख सकते हैं इसमें ये वर्ल्ड मुआय थाई मतलब ये दुनिया में हर जगह मतलब इसका आप डिफेंड भी कर सकते हैं, और दुनिया में पूरी दुनिया में खेला जाता है ये थाई बॉक्सिंग। और इसका WMOJ वर्ल्ड मुआय थाई ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी दुनिया में इसकी फ़ाइटें, प्रोफेशनल फ़ाइटें होती है। और ये मैं ताई के अगेंस्ट है मेरी फ़ाइट, क्योंकि इसके लिए मैंने वहाँ तकरीबन कुछ 6 महीने मैंने इसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जिसमें मैं शुक्रगुजार हूँ अपने स्पॉन्सर का भी, कंवर मुइज़ भाई का, जिन्होंने मुझे इस फाइट के लिए काफ़ी सपोर्ट किया, और हमेशा की तरह मुझे सपोर्ट करते हैं। क्विकली आखिर में, चूंकि वक्त कम है, आपका कमिंग प्रोजेक्ट या कमिंग फाइट कौन सी जिसकी तैयारी कर रहे हैं, और फिर ताकि हम भी उसको फिर लुकिंग फॉरवर्ड करें? कमिंग फाइट इंशाल्लाह मेरी है अगस्त में, वो ईरान के अगेंस्ट है, वो इंशाल्लाह कराची में है। कराची में, चले खुशामदेद, आप सभी इस्लामाबाद में, लेकिन कराची में हम मौजूद हैं, तो अब आप आएँ तो ज़रूर हमारे स्टूडियो में भी आइएगा, तो आपके साथ मजीद जो है बात करेंगे। सईद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक। आप एक ऐसे खेल में हैं, पाकिस्तान में बहुत कम खेला जाता है, लेकिन आप जैसे जब खिलाड़ी मौजूद हो तो खेल की पहचान भी खुद ब खुद हो जाती है। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया। पीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।